हे आई एम अब्बास और आज के लेक्चर में हम जावा का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझ लिया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने अब पिछले लेक्चर में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है जावा के अंदर, वो हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो पूरी तरह से जावा के ऊपर होने वाला है, यानी जावा क्या है, किसने बनाई, कब बनाई, क्या चल रहा है अभी लेटेस्ट जावा के बारे में, वो सारी बातें होंगी। ठीक है, फिर आगे हम जानेंगे कि जावा का प्रोग्राम जो हमने कल लिखा था वो कंपाइल हमने किया था। ठीक है, तो वो कंपाइल कैसे होता है, मशीन उसको रन कैसे कराता है, वो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे में डिटेल में समझने वाले हैं। उसके अलावा हम समझने वाले हैं कि जावा एप्लेट्स क्या होते हैं और जावा की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस। तो उस डिफरेंस को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू जावा। सो इंट्रोडक्शन टू जावा के अंदर बेसिकली हमने जावा के बारे में क्या जाना था। जावा क्या है? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने बात करी थी प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग क्या था? प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट टेलिंग कंप्यूटर हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात ये भी हुई थी कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है और हमको तो बाइनरी लैंग्वेज मतलब हम सीखना चाहे तो हम सीख सकते हैं, बट बाइनरी लैंग्वेज को, अपनी बात को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ही हेक्टिक काम हो सकता है। ठीक है, तो हमारी बात को कंप्यूटर कैसे समझेगा, उसके लिए बीच में आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या किया गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइन करी गई कि जो हमारे लिए समझना आसान है और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से कोड में करके प्रोग्राम के फॉर्म में लिख देते हैं और हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। फिर हमारे पास कंपाइलर जैसी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, जो इस हमारे यानी कि हाई लेवल कोड को जो कि हमने लिखा है उसको मशीन के लेवल तक यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है ताकि मशीन उसको आसानी से समझ सके। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। तो और हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतने डिटेल में हमने इसीलिए डिस्कस करी है क्योंकि जावा जो है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने वाली है। यानी कि इसमें क्लासेस भी होंगे, इसमें ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, इसमें एब्स्ट्रैक्शन भी हो रहा होगा, इसमें इनकैप्सुलेशन भी हो रहा होगा, इनहेरिटेंस भी हम कर रहे होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म जैसी चीजें भी हो रही होंगी। तो अगर हमारे दिमाग में ऊप्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो फिर हम आसानी से जावा के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि जावा कैसे काम कर रही है, उसकी चीज़ों को आसानी से समझ में आएगी हमको। ठीक है, तो जावा की डेवलपिंग की बात करें तो सन माइक्रो सिस्टम्स ने, सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी है, सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी ने इसको बनाया था। ठीक है, और जेम्स गोसलिंग इसके डेवलपर थे। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी जो थी उसकी शुरुआत जेम्स गोसलिंग ने करी थी और इन्होंने ही जावा को डेवलप किया था, इन्होंने ही जावा को बनाया था। आज के टाइम पे ये ओरेकल कंपनी का नाम हो गया है। ओरेकल बेसिकली, ओरेकल जो काफ़ी मशहूर है तो वो बेसिकली सन माइक्रो सिस्टम्स का ही है। ठीक है, बात करें जावा रिलीज कब की गई थी, तो जावा 1995 में रिलीज करी गई थी। और अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है जावा के बारे में, तो एट प्रेजेंट जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त JDK 22 वर्जन मार्केट में अवेलेबल है और JDK 23 लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट वर्जन चल रहा है जावा का, जो प्रेजेंट वर्जन चल रहा है वो जावा 22 वर्जन अभी चल रहा है और जावा 23 वर्जन आने वाला है। ठीक है, अगर मैं अभी लेटेस्ट वर्जन की बात करता हूँ इन 2024। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये जावा का लोगो है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आसानी होगी मतलब पहचानने में कि कैसा दिखता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होने वाली वो होने वाली है कि जावा के एप्लेट्स क्या होते हैं और एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, जब भी हम जावा में प्रोग्राम लिखते हैं तो वो दो ही क्लास में जाकर के गिरेंगे, यानी उनके दो ही तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। पहला एप्लेट्स, दूसरा एप्लीकेशंस। या तो वो जावा का एप्लेट होगा या तो वो जावा का एप्लीकेशन होगा। अब एप्लेट्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं ये समझते हैं, फिर अपने आप हमको इनके बीच के डिफरेंसेस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एप्लेट्स की अगर मैं बात करूं तो एप्लेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, यानी बहुत बड़े प्रोग्राम्स एप्लेट्स नहीं बनते हैं। यानी एप्लेट्स में हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। दैट रन इन अ वेब ब्राउजर, जो रन कहाँ करते हैं? वेब ब्राउजर में रन करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था
कि हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे थे वो मैंने कहीं वेब ब्राउजर यानी क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या ब्रेव जैसे ब्राउजर पे मैंने रन करके नहीं दिखाया था, उसको मैंने ब्लूजे में ही रन करके दिखाया था। दैट मीन्स वो प्रोग्राम मशीन पे ही रन हो रहा था, मशीन पे ही हमारी रन हो रहा था, तो वो कहीं से एप्लेट नहीं था, वो एप्लेट नहीं था। ठीक है, बात करें एप्लीकेशंस की, तो जावा की एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जावा एप्लीकेशंस जो है वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स है। स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स यानी वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि उनको ब्राउजर ही चाहिए। ठीक है, वो अपने में ही एक पूरा प्रोग्राम होते हैं, और ये छोटे मोटे नहीं, ये छोटे भी हो सकते हैं, और अगर हम बनाना चाहें तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दैट रन डायरेक्टली ऑन अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये जो जावा की एप्लीकेशन है ये डायरेक्टली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलती हैं। तो यहां से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्लियर हो रहा है एप्लेट्स और एप्लीकेशंस के बीच का, वो ये कि एप्लेट्स किस पे चलते हैं? एप्लेट्स रन ओनली ऑन वेब ब्राउजर्स। एप्लेट्स सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउजर पे रन करते हैं, और एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे एप्लेट्स और एप्लीकेशंस के बीच में। अगर कुछ कॉमन है इनमें तो वो प्रोग्राम कॉमन है कि दोनों में ही हम सेम प्रोग्राम लगभग लगभग लिख रहे होते हैं। ठीक है, चीजें थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, बट एप्लेट्स जो है वो वेब ब्राउजर के ऊपर रन होते हैं, और एप्लीकेशन जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होती है। ठीक है, एप्लेट्स की बात करें तो एप्लेट्स को डिजाइन क्यों किया गया? एप्लेट्स को डिजाइन किया गया था बेसिकली इंटरनेट के ऊपर अगर मुझे ट्रांसमिट करना है चीजें, कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है, तो वो हम जावा के एप्लेट्स के थ्रू करते हैं, और वो सिर्फ किसी जावा इनेबल्ड ब्राउजर में ही चलती है। मतलब किसी ऐसे ब्राउजर में ही जावा एप्लेट्स रन हो पाएंगे कि जिसमें जावा का सपोर्ट अवेलेबल हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, जावा के एप्लीकेशंस की, तो अनलाइक एप्लेट्स यानी एप्लेट से हट करके ये क्या करते हैं? एप्लीकेशंस डू नॉट नीड अ ब्राउजर टू एग्जीक्यूट एंड आर टिपिकली मोर पावरफुल एंड वर्सेटाइल। एप्लीकेशंस को ब्राउजर की जरूरत नहीं होती है खुद को एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए। ये बिना ब्राउजर के एग्जीक्यूट हो जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, अभी हम ब्लूजे यूज कर रहे हैं, अगर मैं ब्लूजे नहीं भी यूज कर रहा हूं, अगर जावा मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो मैं बिना ब्लूजे के भी ये सारे काम कर सकता हूं। ठीक है, एप्लेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एप्लेट्स आर प्राइमरली यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरएक्टिव वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, बेसिकली क्या कर सकते हैं हम? जावा में एक छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखा नंबर्स कैलकुलेशन वगैरह का या एडिशन वगैरह का, वो मैं किसी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकता हूँ, वहां पे मैं वहां से यूजर से इनपुट ले सकता हूँ और फौरन उसका सम वहां पे प्रिंट करा सकता हूँ। तो बेसिकली ऐसे वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए जहाँ थोड़ा सा इंटरेक्शन हो, देखने में अच्छा हो, चीजें हो रही हो, वहां पर हम जावा एप्लेट्स का यूज कर रहे थे। बट आज के टाइम पे ये बहुत कम यूज हो रहा है, क्योंकि हुआ क्या है, 2017 में जेडीके 9 लॉन्च हुआ था। 2017 में जेडीके का 9 वर्जन लॉन्च हुआ था, और तब से जावा ने एप्लेट्स को डेप्रिकेट कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस। डेप्रिकेशन का मतलब क्या है कि ये गुड प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है जावा के अंदर। तो 2017 में जेडीके 9 लॉन्च किया था, इन लोगों ने रिलीज किया था, और तभी से एप्लेट्स को हटा दिया है वहां से। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, एप्लीकेशन तो अभी भी चल रही है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो जो बेसिक कंक्लूजन हमारा निकल करके आया डिस्कशन ऑफ एप्लेट और एप्लीकेशन से, वो यही निकल करके आया कि एप्लेट्स ब्राउजर पे रन करेंगी, एप्लीकेशंस कहाँ रन करेंगी? एप्लीकेशंस रन करेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। उसके बाद हमारा क्या डिफरेंस निकल करके आया कि एप्लेट्स लेस पावरफुल होंगे। ठीक है, और जो हमारी एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा वर्सटाइल होंगी। ठीक है, और एप्लीकेशंस को किसी भी तरह के ब्राउजर की जरूरत नहीं है रन करने के लिए, सीधी सी बात है। ठीक है, यही हमारा डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, और यही हमारा कॉन्सेप्ट था एप्लेट्स और एप्लीकेशंस का। तो आई होप कि एप्लेट्स और एप्लीकेशंस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है स्टेप्स ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, कल हमने एक प्रोग्राम लिखा था, यानी कि पिछली वीडियो में हमने एक प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड का, जिसमें हमने प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल बटन पे क्लिक किया था और हमने उस कोड को कंपाइल किया था। तो कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो कंपाइल का मतलब समझते हैं। कंपाइल का मतलब क्या है? मैंने वो कोड लिख दिया, और जैसे ही मैंने कंपाइल पे क्लिक किया, इसका मतलब ये हुआ कि जावा चेक करता है कि जो भी हमने कोड लिखा है कहीं उसमें किसी तरह की कोई एरर तो नहीं आई है, कहीं उसमें किसी तरह की कोई एरर तो नहीं आई है, एक वो चीज चेक करता है। और जैसे ही मैं उस कोड को कंपाइल करता हूं तो कुछ एक छोटा सा काम और होता है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप्स की तरफ।
सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंपाइलेशन प्रोसेस के अगर स्टेप्स को समझना है तो सबसे पहला मेरा स्टेप है यहाँ पर कि टाइप एंड सेव योर सोर्स कोड इन अ फाइल विद एक्सटेंशन डॉट जावा। स्टेप्स को थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, चीजें देखते हुए समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले ब्लूजे को ओपन कर लेते हैं हम लोग अपना। तो हम लोग का ब्लूजे ओपन हो गया है। अब ब्लूजे ओपन होने के बाद हमारे पास बेसिकली लेट्स डिलीट दिस। अब हम क्या करने वाले, अब देखिए ब्लूजे हमने ओपन किया और मैं यहाँ पर साथ में इसकी जो मेरे फाइल जहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जावा आईसीएससी, उस वाले फोल्डर को भी खोल लेता हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ये रहा मेरा वो फोल्डर, ठीक है। अब इस फोल्डर में फिलहाल आप देखिए दो चीज़ें हैं, एक रीडमी फाइल है जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ जाइए ब्लूजे में आ जाइए तो ये जो फाइल हम देख रहे हैं ये रीडमी फाइल है, एक वो वहाँ पे दिख रहा है, और दूसरी चीज़ जो दिख रही है वो पैकेज दिख रहा है, यानी ब्लूजे की जो प्रोजेक्ट फाइल बनती है वो उसका पैकेज बन गया है वहाँ पर। तो ये दो चीज़ें हैं। इसका मतलब अभी तक मेरे पास कोई क्लास मैंने नहीं क्रिएट किया है, कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है, कोई डॉट जावा फाइल नहीं मैंने बनाई है। अब मैं गया ब्लूजे के ऊपर, तो सबसे पहले स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ। पहला स्टेप क्या था मेरा, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था मेरा यहाँ पे कि आप अपना कोड लिख लीजिए, कोड लिखने के बाद डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव कर दीजिए। तो अगर मैं ये काम ब्लूजे पे कर रहा हूँ तो डॉट जावा के एक्सटेंशन का झमेला नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया ब्लूजे के ऊपर और न्यू क्लास क्रिएट किया। न्यू क्लास क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये क्लास का नाम हो गया। यहाँ पे क्लास सेलेक्टेड है और यहाँ पे जावा सेलेक्टेड है, क्लास लैंग्वेज जावा है और क्लास टाइप सेलेक्टेड है क्लास, और ओके मैंने कर दिया। एक क्लास बन करके आ गई, ये क्लास क्रिएट हुई है। अब हम वापस से जाते हैं फोल्डर में। अब फोल्डर में देखिए अभी तक रीडमी थी, पैकेज थी, अब एक और फाइल आ गई है जिसका नाम लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। और अगर आप यहाँ पे इसके टाइप को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, जावा सोर्स फाइल, जावा सोर्स फाइल, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यानी कि अभी जैसे ही मैंने ब्लूजे के अंदर क्लास को क्रिएट किया, यहाँ पे एक डॉट जावा फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम इसी के अंदर अपना कोड लिख लेते हैं पहले फटाफट, ठीक है, फटाफट अपना कोड लिख लेते हैं। तो कल हमने जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था वही लिखते हैं। सो पब्लिक देन क्लास हम बनाते हैं, देन क्लास का नाम होगा हमारा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कोप ओपन हो गया, कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर हम मेन मेथड का कोड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन उसके बाद स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन आर्ग्स ARGS पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन एंटर। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। उसके बाद यहाँ पे कोट्स ओपन करेंगे और इसके अंदर हेलो, लेट्स से मैं अपना नाम लिखता हूँ हेलो अब्बास, ओके। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कोट्स बंद किए, पैरेंथेसिस बंद करी और सेमीकोलन, जो कि बहुत ज़रूरी है। इतना मैंने कल का कोड लिख लिया है जो कि कल लिखा गया था। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कंपाइल किया। अभी बहुत ध्यान रखना, अभी इस फाइल को मैंने कंपाइल पे क्लिक नहीं किया है और फोल्डर में आके देखिए अभी भी सिर्फ एक ही फाइल है डॉट जावा फाइल। अभी भी कितनी फाइल है यहाँ पर, डॉट जावा फाइल है, यहाँ पर डॉट जावा फाइल है, ठीक है। अब एक बार जरा सा देखते हैं क्या था, स्टेप्स क्या थे। स्टेप्स जो थे मेरे वो यहाँ पे देखिए हमने टाइप कर लिया, सेव कर लिया अपने सोर्स कोड को, ओके, सेव भी कर लिया हमने अपने सोर्स कोड को, सेव भी कर लिया है, डॉट जावा एक्सटेंशन वहां पे हमने फाइल दिखा दी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जावा सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड यूजिंग द जावा सी कंपाइलर। जब मैं उस कंपाइल बटन पे क्लिक करूंगा तो जावा सी एक कंपाइलर होता है जो कि वहां पे जो हमारा जेडीके होता है उसके अंदर आता है। तो जावा सी कंपाइलर जो है वो उस सोर्स कोड को, जो मैंने फाइल बनाई पूरा कोड लिखा है,
उस कोड को कंपाइल करता है और कंपाइल करके एक नए कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिस कोड का नाम है यहाँ पर बाइट कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के कंपाइलेशन प्रोसेस का, बाइट कोड। यही बाइट कोड है जो जावा को मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाता है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, ये बाइट कोड में उसको कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे थर्ड स्टेप पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है, द बाइट कोड गेट सेव्ड ऑन द डिस्क, यानी हमारे सिस्टम पे सेव हो जाता है और उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट क्लास। डॉट क्लास। अब इस चीज को जरा देखते हैं। यहाँ पे मैं आया ब्लूजे के ऊपर। ठीक है, ये मेरा कोड लिखा हुआ था, कोड मैंने लिखा हुआ था। मैंने यहाँ पे अब कंपाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। कंपाइल पे क्लिक किया, नीचे लिख करके आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स, आ गया। मैं काटता हूं यहां से। उसके बाद ये चेक करिए, अभी तक जो डायगोनल लाइंस आ रही थी वो हट गई हैं। दैट मीन्स कि ये मेरा कोड कंपाइल हो गया है। अभी हमने बताया कि जैसे ही मैं कोड को कंपाइल करूंगा तो एक नई फाइल डॉट क्लास फाइल बन जाएगी कि जिसके अंदर इस कोड का बाइट कोड लिखा होगा, इस कोड का बाइट कोड लिखा होगा। ठीक है, तो अब मैं फोल्डर में जा रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं यहां पे दो एक्स्ट्रा फाइल आ गई हैं। अभी तक डॉट जावा फाइल थी जो कि जावा सोर्स फाइल थी। अब मेरे पास टॉप पे देखिए एक क्लास फाइल भी आ चुकी है। दैट मीन्स कि कोड कंपाइल जब किया जावा सी कंपाइलर ने, तो उसने इस सोर्स कोड को, इस सोर्स वाली फाइल को, कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि डॉट क्लास फाइल के नाम से सेव होता है। अब मैं इस बाइट कोड को खोल के देखता हूं, ओपन विद एंड देन नोटपैड। ओके, सो ये मेरे पास कुछ अजीब सा लिख करके आ रहा है, जो कि जावा का बाइट कोड है, जो कि हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये जावा का कंपाइलर ही समझ पाएगा कि उसने क्या किया है, और जेवीएम समझ पाएगा। ठीक है, अभी भी क्या है, अगर ढंग से देखिए तो यहाँ पे लाइन नंबर, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसका मतलब अभी भी हमारी मशीन, हमारा कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अभी भी ये बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हुई है। सो अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप की, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? तो अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप देखूं तो क्या लिखा हुआ था, द बाइट कोड डॉट क्लास फाइल में सेव हो गया, तो मैंने वो दिखाया, वहां पे एक क्लास फाइल बन गई। अब क्या करेंगे, होता क्या है कि जावा के अंदर हमने कोड लिख लिया, कंपाइल कर दिया, उसकी डॉट क्लास फाइल सेव हो गई। जावा का फंक्शन कुछ ऐसा है कि वो बाइट कोड बना देता है, बाइट कोड बना देता है। बाइट कोड के अंदर क्या होता है कि वो बाइट कोड अब किसी भी मशीन पे हम लेकर के जाएंगे। मैं विंडोज पे यूज कर रहा हूँ, मैं उसे मैक पे लेकर के जाता हूँ, या यूबुंटू पे लेकर के जाता हूँ, या काली लिनक्स पे लेकर के जाता हूँ, बस वो बाइट कोड मेरे पास होना चाहिए और सिस्टम के अंदर जेवीएम मौजूद होनी चाहिए। अब जेवीएम क्या करेगी, जावा वर्चुअल मशीन उस बाइट कोड को पकड़ेगी, रीड करेगी, और उस बाइट कोड को पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी अगर मेरा विंडोज है तो विंडोज के अकॉर्डिंग, मैक ओएस है तो मैक ओएस के अकॉर्डिंग, अगर काली लिनक्स यूज कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग उस बाइट कोड को कन्वर्ट करेगी, ताकि ये समझ पाए। क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो बाइट कोड एक ऐसा इंटरमीडिएट बीच का कोड बन जाता है कि जिसको बस मैं जेवीएम को दे दूंगा, जेवीएम उस बाइट कोड को पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो उसे आसानी से समझ जाए। ठीक है, तो ये चीज होती है कि जब मुझे प्रोग्राम रन करना है तो जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगी, किसमें? मशीन कोड में। अब बाइट कोड भी एक नए कोड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका नाम है मशीन कोड। अब वो मशीन कोड वही कोड है जो हम लोग सोच रहे थे बाइनरी लैंग्वेज वाला, जो वो समझ सकता है। कौन? हमारा सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो भी हमारा अंडरलाइंग सिस्टम है उसके बेसिस के ऊपर वो मशीन कोड कन्वर्ट होता है। बाइट कोड कन्वर्ट होकर के मशीन कोड में बनता है। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस का कंक्लूजन और आउटलाइन यहाँ पर बनाता हूं तो वो क्या बन करके आएगी? होता क्या है, मेरे पास सोर्स कोड है। सोर्स कोड वो कोड हुआ जो मैंने लिखा। ठीक है, मेरे पास सोर्स कोड है, सोर्स कोड है।
अब सोर्स कोड को क्या किया जाता है, बेसिकली मेरे पास सोर्स कोड है, फिर हमने सुना था कि अभी पढ़ा था कि सोर्स कोड के फौरन बाद जो आता है वो आता है मेरा कौन सा कोड, बाइट कोड। बाइट कोड। और जो फाइनल कोड वो हमारा होता है वो होता है मशीन कोड। ठीक है, वो हमारा होता है मशीन कोड। अब होगा क्या, सोर्स कोड हमने लिखा, वो जो भी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्क सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो अब्बास, वो जो कुछ भी हमने लिखा था वो हो गया सोर्स कोड। उसके बाद वो सोर्स कोड क्या किया जाएगा, वो सोर्स कोड कन्वर्ट होगा बाइट कोड में। वो सोर्स कोड कन्वर्ट होगा बाइट कोड में। करेगा कौन, करेगा हमारा जावा सी कंपाइलर। बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलेशन। ठीक है, यानी जिस वक्त सोर्स कोड बदल रहा है बाइट कोड में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलेशन। जो हमने कंपाइल बटन पे क्लिक किया था और एक नई डॉट क्लास फाइल आ गई थी। अच्छा, सोर्स कोड जो है उसका मेरा एक्सटेंशन होगा डॉट जावा, और जो बाइट कोड बन करके आएगा उसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास फाइल। एक डॉट जावा फाइल होगी जो कि मेरा सोर्स कोड है, और बाइट कोड होगा डॉट क्लास फाइल। अब ये बाइट कोड को भी मशीन कोड में बाद में कन्वर्ट किया जाएगा कि जब हम उसको रन करेंगे। जब हम उसको रन करेंगे तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। और मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करेगा, ये करेगा हमारा जेवीएम, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। और ये हमारा एग्जीक्यूशन का फेज है। कौन सा फेज है, एग्जीक्यूशन का फेज है। तो आई होप कि अब बातें चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक जावा का प्रोग्राम मैंने लिखा तो उसको एग्जीक्यूट कराने तक में कितनी चीजें होती हैं। हमने यहाँ पे सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड डॉट जावा फाइल में सेव हुआ, फिर जावा सी कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, जावा सी कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड जो है वो डॉट क्लास फाइल में सेव होता है। उसके बाद वो बाइट कोड फिर उसके बाद जब भी हमें उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो बस जेवीएम क्या ढूंढेगा, जेवीएम ढूंढेगा उसकी डॉट क्लास फाइल। जेवीएम को जैसे ही वो डॉट क्लास फाइल मिल गई, अब जेवीएम उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और यही हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस है। तो ये यहाँ पर हमारा बेसिक कंपाइलेशन का प्रोसेस है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। क्या होता है, सोर्स कोड होता है मेरे पास जो कि डॉट जावा फाइल में सेव होता है। उसके बाद जावा सी कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में जो कि डॉट क्लास फाइल में सेव होता है। और जब भी हमें उस प्रोग्राम को रन कराना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा, तो जेवीएम क्या करेगा, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन उस डॉट क्लास फाइल यानी बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन के हिसाब से, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मशीन कोड में।